देखो भाई एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो में हम। गॉस थ्योरम कहाँ कहाँ कैसे कैसे अप्लाई करेंगे हम। तो अभी अभी मैंने आपको अप्लाई करके दिखाया था पिछले वीडियो में, जहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लिया था एक पॉइंट चार्ज के कारण, उसके ऊपर स्फीयर पहनाया और इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया था, निकाला था ना। तो वैसे ही गॉस थ्योरम लगानी हमने और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो जब हमने Q और E को, इलेक्ट्रिक फील्ड को मल्टीप्लाई कर दिया था तो क्या बन गया था, फोर्स। बस आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकालना है। तो सबसे सिंपल शेप या सबसे सिंपल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है आपके लिए, पॉइंट चार्ज। किस शेप में चार्ज सबसे ज़्यादा सिंपल है, इसके लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो, पॉइंट चार्ज। मैंने पिछले वीडियो में समझाया कि स्फीयर पहना हो, इसके ऊपर गॉस थ्योरम अप्लाई करो, बस ठीक है ना। अब आपको ये सबसे सिंपल है, ये बहुत ही कम पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे देगा, अगले एक लाइन के ऊपर चार्ज दे देगा भाई, सुन लो कैसे कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देगा, लाइन के ऊपर चार्ज दे देगा और एक पॉइंट पे पूछेगा भाई यहाँ पे बताइए ड्यू टू दिस लाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, इस चार्ज के कारण यहाँ पे कितना फोर्स है। भाई समस्या क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जो कूलम्स लॉ है वो लग ही नहीं सकता यहाँ पे। ये तो पॉइंट है ठीक है, लेकिन ये तो पॉइंट साइज नहीं है। मैंने बताया था कूलम्स लॉ या कोई भी फॉर्मूला है भाई, आप कोई भी चीज़ देखो, आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है Q/4πε0r², वो किसके लिए है, पॉइंट शेप के लिए है। वो उसकी लिमिटेशन ड्रॉबैक ये कि पॉइंट शेप के लिए है, लेकिन ये तो पूरी लाइन पे चार्ज है। इसके लिए देखो यहाँ का डिस्टेंस r बदल गया, यहाँ का r अलग है और यहाँ का r तो बिल्कुल ही अलग है, समझ में। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग। तो ऐसे थोड़ी ना कैलकुलेट कर सकते हैं कि यहाँ का r रखेंगे फिर यहाँ का। तो गॉस लॉ हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और इसको बहुत ही ईजी बना देता है, ये एप्लीकेशंस है। और क्या दे देगा आपको, एक शीट दे देगा कि एक शीट के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हैं, बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ड्यू टू दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, इस पॉइंट पे ड्यू टू दिस चार्ज ऑफ शीट, इस शीट चार्ज के कारण, शीट के ऊपर जो चार्ज है इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ऐसे पूछ लेगा। तो सिर्फ 2 ही समझा पाऊंगा मैं आपको, वीडियो लेंथ ही ज़्यादा हो जाएगी इसलिए। तो आप यूँ समझिए आपको कैसे इन चीज़ों को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको कैसे सॉल्व करना है इसको, तो सबसे पहले आप गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे। मान लीजिए आपको क्या दिया गया था, ये एक पॉइंट दिया गया, आपने इसके ऊपर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो भाई आप क्या इमेजिन करिए कि आप एक क्लोज सरफेस इमेजिन करिए और इस तरह से इमेजिन करिए कि गिवन पॉइंट उसके सरफेस के ऊपर लाई करे। और वो सरफेस कैसा होना चाहिए, जो आप क्लोज सरफेस इमेजिन कर रहे हो, ध्यान से सुन लो, वो सरफेस कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिकल सरफेस। जिस टाइम पे प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम समझा रहा था उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये सरफेस आप मानोगे, ये गॉसियन सरफेस कंसीडर करोगे, एक इमेजनरी सरफेस, और वो कैसा लेना है आपने, सिमेट्रिकल। यानी कि इसके ऊपर गॉसियन सरफेस कंसीडर करना है, गॉसियन सरफेस, और वो सरफेस कैसा लेना है बेटा, सिमेट्रिकल सरफेस, यानी कि सिमेट्रिकल होना चाहिए। अब सिमेट्री क्या होती है, सिमेट्री, व्हाट इज मीनिंग ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री का मतलब क्या है मैं बताता हूँ। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और थीटा की वैल्यू क्या रहे, यूनिफॉर्म, ठीक है। यानी कि वो समझिए अगर पॉइंट चार्ज है और इसके ऊपर मैं क्यू पहना दूँ, क्यूब या क्यूबॉइड, तो देखिए यहाँ का आर अलग है, यहाँ का आर अलग, यहाँ का आर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक जैसा नहीं हर जगह। और यहाँ थीटा देखिए, यहाँ का थीटा अलग है, यहाँ का थीटा 90, यहाँ का थीटा अलग, यहाँ का थीटा अलग। तो एक ऐसी सरफेस लेंगे ना जो सिमेट्रिकल हो, तो इसके ऊपर सिमेट्रिकल सरफेस कौन सी फिट बैठेगी, गॉसियन सरफेस कौन सी मानेंगे हम, स्फीयर। ई की वैल्यू भी हर जगह क्या है, सेम। और जहाँ पे भी आप EDS के बीच में कोस थीटा देखोगे, कोस थीटा की वैल्यू भी क्या है, सेम पूरे सरफेस के लिए। तो वो सरफेस कैसा मानेंगे हम, सिमेट्रिकल सरफेस है। कैसे है वो सरफेस में क्या है, सिमेट्री, आया समझ में। तो इसके ऊपर देखिए ये एक सरफेस है कंप्लीट, क्योंकि हमने सिलेंडर पहना दिया, सिलेंड्रिकल ये वाला कर्व्ड सरफेस अपने आप में पूरा एक सिमेट्रिकल है, क्योंकि इससे निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड देखो कैसा होगा, ऐसा एक लाइन इसके ऊपर, ऐसा हर डायरेक्शन में ऐसा। आपने देखा होगा जो थर्मस आते हैं बाजार में, उनको साफ़ करने वाले ब्रश आते हैं ऐसे, हेयर ब्रशेज, वो ऐसे ऐसे अंदर जाके साफ़ करते हैं, उसके चारों तरफ हेयर्स निकले होते हैं ऐसे, तो उसके चारों तरफ हेयर्स हैं, तो ऐसे हैं डायरेक्शन उनकी, तो ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इस लाइन के चारों तरफ, आगे समझ में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस पूरे सरफेस के लिए यूनिफॉर्म,
और इनके बीच एंगल कोस थीटा 0 है, कोस थीटा 0 है, इसलिए कोस थीटा 0 होने से कोस की वैल्यू क्या हो गई 1। आ गया समझ में। ये सरफेस अपने आप में पूरा सिमेट्रिकल, ये अपने आप में कैसे, क्योंकि ये देखो इसका है ds वेक्टर, एरिया वेक्टर कैसा है इसके लिए ऐसा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है ऐसा 90, पूरा सरफेस सिमेट्रिकल हुआ ना। अब इसके लिए देखो एरिया वेक्टर ऐसा और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है ऐसा, तो 90 कैसा एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड का 90, तो सिमेट्रिकल सरफेस ये होती है भाई। ठीक है, अब देखो, अब इसका नाम क्या है, अभी इस एप्लीकेशन का नाम क्या रखेंगे। पहले एप्लीकेशन है कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है भाई, लाइन डिस्ट्रीब्यूशन, लाइन के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। तो जब आपको ऐसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, एक लाइन के ऊपर चार्ज है भाई, ठीक है ना, इसके स्पेसिफिकेशन में आपको क्या मिला भाई, इस पॉइंट के ऊपर r डिस्टेंस पे है एक पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर आपने क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है अगर आप कूलम्स लॉ यूज़ करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, लेकिन गॉस बहुत ईजी बना देता है। गॉस लॉ क्या कहेगा, इसके ऊपर एक सिलेंडर पहना दीजिए, कैसा सरफेस, सिलेंड्रिकल सरफेस। सिलेंड्रिकल क्यों चूज़ किया मैंने अभी भी बताया, क्योंकि ये कैसा है, हाँ बीचों बीच लेनी है, थोड़ा बहुत अगर ऐसा वैसा हो जाए तो आप वो समझिए ये बीचों बीच है, ये लाइन या जो चार्ज है ये कहाँ है, बीचों बीच। ठीक है, इतना ये r डिस्टेंस चारों तरफ मेंटेन रखना है, आएगा समझ में। ये लो, ये इनफाइनाइट लेंथ की वायर है भाई और इसके ऊपर चार्ज है, इनफाइनाइट लेंथ है इसकी, तो इसके ऊपर सिलेंडर पहना दो। अब आपने क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए कुछ स्टेप हैं, ध्यान से देखो। पहला स्टेप क्या है, कंसीडर, ध्यान से देखो भाई, कंसीडर ए गॉसियन सरफेस, कंसीडर ए गॉसियन सरफेस such that the given point lie on the surface। सेकेंड स्टेप क्या होगा, स्पेसिफाई एंगल बिटवीन E एंड A, ई और ए के बीच में एंगल हमने निर्धारित करना है, डिसाइड करना है, जो कौन सा एंगल है, कोस थीटा। थीटा देखना है आपने सिर्फ थीटा देखना है और थीटा की वैल्यू यहाँ रखनी है। सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप क्या रहेगा बेटा, थर्ड स्टेप रहेगा, ध्यान से देख लो, थर्ड स्टेप रहेगा कैलकुलेट क्लोज इंटीग्रल EDS। आपने किसको कैलकुलेट करना है अभी थर्ड स्टेप में, क्लोज इंटीग्रल EDS। अगले स्टेप में कैलकुलेट द चार्ज Q, कितना चार्ज है एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस, एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। और लास्ट स्टेप है फिफ्थ, अप्लाई गॉस थ्योरम। लास्ट में अप्लाई गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या आपने, क्लोज इंटीग्रल E.ds इज इक्वल्स टू Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो भाई आपने इसको अप्लाई कर देना है लास्ट में। सुन लो अभी ध्यान से, सबसे पहले हमने क्या बनाना है, इसके ऊपर एक क्लोज इमेजनरी सरफेस, गॉसियन सरफेस सिमेट्रिकल होना चाहिए। बाद में आपने थीटा डिसाइड करना है, ए और ए के बीच में थीटा कितना है, ठीक है। फिर कैलकुलेट करना है EDS को। अगर एक सरफेस है तो उसको कंप्लीट एक स्टेप में कैलकुलेट कर लोगे। जैसे अभी 3 सरफेसेज हैं, एक तो कोड सरफेस, दूसरा और ये तीसरा, तीन सरफेसेज को आप अलग से तोड़ के कैलकुलेट करोगे, फिर जोड़ दोगे, अभी बताऊंगा मैं जैसे। और फिर आपने क्या करना है, चौथा स्टेप, लास्ट स्टेप, आपको पता है क्लोज इंटीग्रल EDS इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये जो Q है ना, ये 4 स्टेप में टोटल चार्ज कैलकुलेट करना है आपने। चार्ज कहाँ है, वो चार्ज कैलकुलेट करो। लाइन के ऊपर चार्ज है तो उसको क्या लिखोगे, लैम्डा इंटू L, समझ में आएगा। छोटी लेंथ है तो लैम्डा इंटू DL, समझ में आएगा। तो फिर फाइनल स्टेप अप्लाई करना है, अप्लाई गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम अप्लाई कर दो बस, ठीक है। अभी इसके केस में देखो कैसे क्या करेंगे हम, निकालो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं हम, निकालेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है,
हमने जिस पॉइंट पे बोला अगले ने उस पॉइंट पे एक क्लोज इमेजिनरी सरफेस पहना दिया सिलेंडर, और आपको पता है फर्स्ट, ऐसे इसको सेकंड मान लो, और ऐसे ये थर्ड, ऐसे टोटल 3 कर्व्ड सरफेसेस, ऐसे टोटल 3 सरफेसेस को मिला करके ऐसे क्या बन गया है कि कंप्लीट एक गॉसियन सरफेस बन गया है। 3 सरफेसेस को मिला करके क्या बन गया है कि क्लोज इमेजिनरी सरफेस। मजबूरी है और तो कुछ बना ही सकते हैं इसके चारों तरफ, मजबूरी होगी अपनी, ठीक है। अभी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया अपना। इस चार्ज अलग से समझाओ क्या, या आ जाएगा समझ में। इस लाइन के ऊपर जो चार्ज था, अभी पूछा पी पॉइंट पे क्या बताना, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है बता दिया हमने। पहला तरीका क्या है, फर्स्ट स्टेप अप्लाई करो, गॉसियन सरफेस पहना दिया। सेकंड स्टेप अप्लाई करो, क्या अप्लाई करो, थीटा को स्पेसिफाई करो। थीटा इस सरफेस के लिए थीटा आपको दिख रहा है, ऐसे चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, तो इस पर डीएस सरफेस मानो, ऐसे कर्व्ड सरफेस है सिलेंडर की, तो डीएस वेक्टर किधर होगा, इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड उधर, और उधर डीएस सरफेस। तो कर्व्ड सरफेस के लिए थीटा कितना हो जाएगा, 0। इस सरफेस के लिए थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 0। इसके लिए देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसा और एरिया वेक्टर ऐसा, कितना एंगल हो जाएगा थीटा। सेकंड सरफेस के लिए 90, और थर्ड सरफेस के लिए देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसा है चारों तरफ ऐसा, ठीक है, तो एरिया वेक्टर कैसा है इसके लिए, सरफेस, तो सरफेस के परपेंडिकुलर क्या होता है, एरिया वेक्टर। तो एंगल कितना है, कितना दिख रहा है, 90। तो ठीक है, 3 चीज़ें हमने डिसाइड कर ली यहाँ पे, तीनों सरफेस के लिए थीटा हमने डिसाइड कर लिया। 2 स्टेप अपने कंप्लीट हो गए। थर्ड स्टेप में क्या बोला इसने, कैलकुलेट, थर्ड स्टेप कैलकुलेट क्लोज इंटीग्रल ईडीएस। अब ईडीएस को हमने कैलकुलेट करना है भाई। ईडीएस को कैलकुलेट कैसे करेंगे, तोड़ के, क्लोज इंटीग्रल को तोड़ के कैसे लिखूंगा, ईडीएस कोस थीटा। देखो अभी मैं इसको खोल दिया तो कोस थीटा बन गया। इसको, ये तो है वेक्टर फॉर्म और ये क्या है, मैग्नीट्यूड फॉर्म, ठीक है। तोड़ के कैलकुलेट करूंगा, फर्स्ट सरफेस के लिए प्लस सेकंड सरफेस के लिए ईडीएस कोस थीटा, प्लस थर्ड सरफेस के लिए ईडीएस कोस थीटा। आया भाई समझ में, ध्यान से देखो। अभी फर्स्ट सरफेस के लिए कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0, ठीक है। सेकंड के लिए क्या हो गया, सेकंड के लिए 90 और थर्ड के लिए भी 90, तो कोस 90। यहाँ पे भी कितना हो गया, कोस 90, ठीक है। अब कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, 0, 0। 2 स्टेप कैलकुलेट हो गए। अब सिर्फ एक बच गया, ईडीएस कोस 0। इसको हटा दूं, अगर कन्फ्यूजन ना हो देख लो एक बार। इसको मैंने कर दिया इरेज, सिर्फ फर्स्ट वाला बच गया अपना सरफेस, समझ में। अब देखो ईडीएस कोस थीटा, इसी का ईडीएस कैलकुलेट कर रहा हूं मैं, क्लोज इंटीग्रल ईडीएस क्या आया, कोस 0 हो गया ना, कोस 0 1 हो गया, तो कोस 0 1। ईडीएस देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस सरफेस के लिए क्या है, यूनिफॉर्म। फिर किसको इंटीग्रेट करना है आपको, डीएस, कर्व्ड सरफेस ऐसा सिलेंडर का कितना होगा बताइए, 2 पाई आर एल। सही बोला मैंने, कितना हो जाएगा इंटीग्रेट करोगे तो, ई इंटू 2 पाई आर एल। इस सिलेंडर की लेंथ कितनी कंसीडर कर लेंगे, एल लेंथ का सिलेंडर हमने पहना दिया, ठीक है। इनफाइनाइट वायर है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिलेंडर लेंथ कितनी मान ली हमने, एल, उतनी लेंथ आपको पता होनी चाहिए, तो 2 पाई आर एल। तो ऐसे ईडीएस को कैलकुलेट किया हमने, डीएस को इंटीग्रेट कर दिया, और अपना आंसर क्या आ गया लास्ट में, ई इंटू 2 पाई आर एल। आया भाई समझ में, आया तो बताओ, ठीक है। अब लास्ट स्टेप है अपना, फोर्थ स्टेप, क्या अप्लाई करना है, गॉस थ्योरम। फोर्थ है कि फिफ्थ है, फिफ्थ है वो, तो गॉस थ्योरम अप्लाई करना है। फोर्थ स्टेप है अपना, फोर्थ स्टेप में हमने चार्ज कैलकुलेट करना है, लास्ट नहीं अपना। फोर्थ स्टेप में क्या कैलकुलेट करना है, चार्ज कितना एनक्लोज है। तो चार्ज आपको पता है, लाइन पे चार्ज है, उसको क्या लिखोगे, टोटल चार्ज बाई टोटल लेंथ। तो चार्ज को क्या लिख दोगे, डेंसिटी इंटू लेंथ, लीनियर चार्ज डेंसिटी, टोटल चार्ज बाई टोटल लेंथ। तो चार्ज को क्या लिख दोगे, लैम्डा इंटू में एल। चार्ज कैलकुलेट हो गया, क्यू कैलकुलेट कर लिया भाई मैंने, लैम्डा इंटू एल। फिफ्थ स्टेप अपना लास्ट स्टेप होगा भाई। फिफ्थ स्टेप अपना लास्ट स्टेप है, अप्लाई गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम अप्लाई कर दें, क्लोज इंटीग्रल ई डी एस इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। आए समझ में। ई डी एस देखो, ई डी एस कितना है अपना,
ई इंटू 2πr_l। वेरी गुड। चार्ज को क्या लिख दूंगा, मैंने अभी भी कैलकुलेट किया, लैम्डा इंटू एल अपॉन में एप्सिलॉन। एल से एल कैंसिल, और कुछ कटेगा, कुछ कैंसिल आउट नहीं होगा। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया अपना, इलेक्ट्रिक फील्ड लैम्डा अपॉन में 2πr_ε0 या 2πε0 इंटू आर, एक ही बात है। यस, इट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट एनी पॉइंट। ये आर डिस्टेंस है, तो आर डिस्टेंस के अकॉर्डिंग घटेगा या बढ़ेगा, आपको समझ में आएगा। आई होप आया होगा समझ में। ये एक एप्लीकेशन है इसकी। दूसरी एप्लीकेशन क्या है कि एक सीट के ऊपर चार्ज देगा अपने को नोटबुक देने से। जैसे ये आपको एक शीट दे देगा, ठीक है, इस शीट के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है और पूछेगा किसी पॉइंट पे इसके आगे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो बहुत ही मुश्किल है ऐसे कैलकुलेट करना। तो किसकी हेल्प लेंगे, गॉस थ्योरम की। क्या कंसीडर करेंगे, गॉसियन सरफेस, बस। तो ये समझ में आना चाहिए। देखो अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, अभी एक डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक सीट दी हुई है। तो एक सीट के ऊपर चार्ज है, कंसीडर करिए एक सीट है आपके पास और उसके ऊपर चार्ज दिया हुआ है आपको। इनफाइनाइट लेंथ की है, इनफाइनाइट एरिया है, यूँ मानिए इसका। इतनी नहीं बना रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, इनफाइनाइट। इसमें लिखा भी गया है, वो वायर भी क्या थी अपने पास, इनफाइनाइट लेंथ की थी। हमारे को जो हमने सिलेंडर पहना था बस उसकी लेंथ पता होनी चाहिए। एल लेंथ का है, आप इतना पहनाओ इतना पहनाओ, लेकिन वायर कितनी लेंथ की थी, इनफाइनाइट। वैसे ये इनफाइनाइट है, ठीक है, इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। उसके कारण हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। प्लेन शीट है। अभी देखो इसके लिए गॉसियन सरफेस, पहला स्टेप क्या होगा अपना, गॉसियन सरफेस। तो इसके लिए गॉसियन सरफेस क्या होगा, इसको बीचों बीच से काटेंगे ऐसे और एक सिलेंडर पहना देंगे अंदर बाहर। वो आज जितना सिलेंडर आप कंसीडर करोगे वो आधा सीट के उधर और आधा सीट के इधर, वो क्या बोला जाएगा इसके लिए, गॉसियन सरफेस। ठीक है, अभी मैं इस सीट को कैसे रखने जा रहा हूँ, ऐसे। अभी तक कैसे है, अभी सीट को ऐसे रख रहा हूँ, देखिए देखो अभी इससे निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है कैसा होगा। इससे निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा और ऐसा, दोनों साइड। अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज दे दिया मैंने तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और ऐसे। जूते पॉलिश करने वाले ब्रश आपने देखी होगी, है ना, उसके हेयर ब्रशेज कैसे होते हैं ऐसे, या टूथपेस्ट वाले ब्रश देखी होगी आपने, लेकिन उसके एक साइड होते हैं, इसके दोनों साइड ऐसे ब्रश निकले हैं, यूँ मान लो। तो इसे इलेक्ट्रिक फील्ड इसे ऐसे और ऐसे। अभी इसके बीचों बीच एक सिलेंडर हमने पहना दिया, काट करके इसको एक सिलेंडर पहना दिया, ठीक है। अभी आपको पता है यहाँ पे भी क्लोज सरफेस हैं, 3 सरफेस, एक तो कर्व्ड सरफेस और दूसरा ये 2 प्लेन सरफेसेस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो भाई, इस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा निकल रहा है। यहाँ पे भी इस सरफेस के लिए ये मैं मानता हूँ फर्स्ट सरफेस, ये सेकंड सरफेस और ये थर्ड सरफेस। 3 सरफेसेस को मिला के मैंने क्लोज इमेजिनरी सरफेस यानी कि गॉसियन सिमेट्रिकल सरफेस ड्रॉ कर दी है। समझ में आ गया। अब देखो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसा निकल रहा है ऐसा, और इस सरफेस के लिए एंगल देखिए, चारों तरफ ऐसा। कर्व्ड सरफेस कैसा है, ऐसा। उसके लिए हर तरफ देखो आप एंगल, चारों तरफ सरफेस वेक्टर, और उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल कितना बनता है, हर जगह कितना बनता है, 90 चारों तरफ। तो इस सरफेस के लिए EDS कितना हो जाएगा, 0 cos 90। आए समझ में। तो फर्स्ट स्टेप अप्लाई कर दिया हमने, गॉसियन सरफेस हमने पहना दी क्लोज इमेजिनरी। सेकंड स्टेप क्या है, स्पेसिफाई E एंड A के बीच में जो थीटा है वो स्पेसिफाई करना है। E और A के बीच में थीटा। यहाँ इस सरफेस के लिए
इस सरफेस के लिए देखो थीटा कितना हो गया है 90, इस सरफेस के लिए थीटा कितना है 0 और इस सरफेस के लिए भी थीटा कितना है 0। बस 2 स्टेप अपने कंप्लीट हो गए। थर्ड स्टेप देखो कैलकुलेट, थर्ड स्टेप में क्या बोला है कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना भाई क्लोज इंटीग्रल EDS करो कैलकुलेट, तोड़ तोड़ के करेंगे ना भाई। EDS फॉर सरफेस 1 कोस थीटा प्लस सेकंड सरफेस के लिए E.DS कोस थीटा प्लस थर्ड सरफेस के लिए EDS कोस थीटा। तीनों सरफेसेस के लिए अलग अलग तोड़ के कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, बाद में एक बना देंगे ऐड करके। अब देखो फर्स्ट सरफेस के लिए कोस 90 तो ये हो गया 0, हट गया। अब इन्हीं में दोनों में क्या है 0 और इसमें भी क्या है 0, थर्ड सरफेस में भी एंगल 0 और इसमें भी सेकंड वाले में भी, ठीक है भाई। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, अब EDS कैलकुलेट करने जा रहे हैं। क्लोज इंटीग्रल EDS कितना आएगा मेरे को ध्यान से देखिए, EDS प्लस EDS दोनों सरफेसेस के लिए EDS कितना हो जाएगा 2EDS, क्योंकि एंगल सेम है, 2EDS कोस थीटा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है यहाँ पे भी यहाँ पे भी, तो इंटीग्रेट आप सिर्फ को किसको करना है आपको DS को, और कोस 0 1 हो गया, आ गया ना समझ में। अब देखो DS कितना है इसका, DS जुड़ के इसका DS छोटा DS कितना है टोटल सरफेस S, इसका भी कितना है टोटल सरफेस S। तो क्लोज इंटीग्रल E.DS की कैलकुलेशन क्या आ गया आपके पास 2E/S, इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। थर्ड स्टेप कंप्लीट। फोर्थ स्टेप में क्या कैलकुलेट करना है चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। तो चार्ज कैलकुलेट कीजिए, चार्ज कितना होगा, चार्ज कहाँ पे है बेटा यहाँ पे सरफेस पे, तो सिग्मा इनटू में A या फिर क्या लिख सकते हैं S सरफेस या फिर एरिया, है ना, ठीक है। चार्ज भी कैलकुलेट हो गया। और फोर्थ लास्ट स्टेप अप्लाई करना है बस। अब क्या अप्लाई गॉस थ्योरम अप्लाई करो, कैलकुलेट EDS Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। EDS क्या है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, गॉस थ्योरम है, अप्लाई कर दी हमने। तो EDS कैलकुलेट कर लिया हमने 2ES, Q कितना है सिग्मा इंटू S अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। देखो S से S कैंसिल आउट, देखो अब इलेक्ट्रिक फील्ड 2 तो उधर चला जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। यस इट इज़ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, इधर भी। अब यू बताइए मेरे को, अब एक चीज़ बताइए, क्या चीज़ बतानी है, अगर मैं डिस्टेंस को डबल करूं ट्रिपल करूं, इससे मैं 1 सेंटीमीटर दूर जाऊं, 1 मीटर दूर जाऊं, 2 मीटर दूर जाऊं, 10 मीटर दूर जाऊं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना गिरेगा, कितनी वैल्यू डिक्रीज करेगी बताइए। इन दिस सिचुएशन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ R। दिख रहा है आपको R कहीं पे, आप डिस्टेंस को 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर कितना भी रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नहीं बदलने वाली। ये तो गड़बड़ हो गई, ऐसा ही सोचोगे, क्योंकि हमने तो पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस को डबल करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 4 टाइम्स वीक हो जाता है। बेटा ये क्या है इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज। अब सुनो ध्यान से, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा निकल रहा है, तो ये सारे के सारे क्या हैं पैरेलल एक दूसरे के। यहाँ पे भी 10 लाइनें, इससे आगे 1 किलोमीटर दूर जाके देखोगे तो वहाँ पे भी कितनी लाइनें हैं 10। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहती है एक जैसी, आ गया ना समझ में। इस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड R के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता, तो कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। जितनी ज़्यादा चार्ज डेंसिटी, ध्यान से देख लो, सरफेस चार्ज डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा भाई। यहाँ पे चाहे आप 1 मीटर पे देखो इसको, चाहे 2 किलोमीटर पे, 20 किलोमीटर पे, हर जगह इतना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यहाँ से जितनी 5 लाइंस निकल रही हैं उतनी 5 लाइंस आगे तक चली जाएंगी। आप पॉलिश करने वाले ब्रश को कंसीडर कर सकते हो, उसके इनफाइनाइट लेंथ के ऐसे हेयर ब्रशेज निकले हुए हैं, इनफाइनाइट लेंथ दूर तक जा रहे हैं,
तो आप कितने भी डिस्टेंस पे चले जाओ, यहाँ देखो सीट के जस्ट पास, यहाँ देखो, इधर किधर भी देखो, ऐसे ही सीट के पास इधर भी, इधर भी, उधर भी, कितनी दूर तक आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बदलने वाला। बस यही चीज़ आपने याद रखनी है। नेक्स्ट वीडियो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा इस चीज़ का कि एक प्लेन सीट के कारण एक चार्ज है कहाँ पे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे है, एक प्लेन सीट ऑफ चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बस इतना याद रखना है, समझ में गया? क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, दो पैरेलल प्लेट लेंगे, उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, आउटसाइड देखेंगे, बिटवीन आउटसाइड, दो पैरेलल प्लेट रहेंगे अपने पास इनफाइनाइट लेंथ की, तो बिटवीन कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, आउटसाइड इधर और आउटसाइड इधर। तो इसलिए याद रखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, ड्यू टू ए प्लेन सीट ऑफ चार्ज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।